मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगा वो है टेस्ट सीरीज, जो कि एक थॉरो एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज रहता है गेट मेंटर में, जो कि मतलब बहुत एक्चुअली हेल्प करता है कि आपको रियलिटी में जानने के लिए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एज ऑफ टुडे, अगर आप गेट की एग्ज़ाम दो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करिए। एक होता है कंटिन्यूस शिप और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस शिप। आप लोगों ने टर्निंग किया है वर्कशॉप में? कभी टर्निंग होते हुए देखा है? वीडियो वगैरह में देखा है? तो नॉर्मली जो आप टर्निंग करते हुए देखते हो वो डक्टाइल मटेरियल माइल्ड स्टील की टर्निंग होती है। तो जब आप डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करती हो तो जो चिप फॉर्म होता है वो कंटिन्यूस चिप होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं बताऊंगा। अगर ब्रिटल मटेरियल है तो वहां पे डिसकंटिन्यूस चिप फॉर्म होता है। एक ही एग्जांपल से दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो कैसे फॉर्म होगा चिप? कंटिन्यूस, यानी कि रिबन के फॉर्म में होगा। और अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो चिप्स जो है वो पाउडर के फॉर्म में निकलेगा। एक ही एग्जांपल से आपको दोनों चीजें दिख जाएंगी। एग्जांपल है व्हेन यू आर शार्पनिंग योर पेंसिल, क्या होता है बताओ? वहां पे आपको ब्रिटल भी मिलता है, डिसकंटिन्यूस चिप भी मिलता है और कंटिन्यूस चिप भी मिलता है। बताओ कैसे? हम्म, हाँ। क्या होता है जब आप शार्प करते हो तो वुड क्या है? डक्टाइल। तो आप देखोगे कि रिबन टाइप का वहां पे रिबन मिलता है आपको, दैट इज द कंटिन्यूस चिप। साथ में आप जब मशीन करते हो तो आप लीड को भी शार्प करते हो, तो लीड के लिए भी आपको रिबन मिलता है क्या? नहीं, लीड के लिए आपको जो मिलता है दैट इज द डिसकंटिन्यूस चिप। तो डिसकंटिन्यूस चिप जो है वो तब फॉर्म होगा जब मटेरियल ब्रिटल होगा, और मटेरियल अगर डक्टाइल होगा तो कंटिन्यूस चिप फॉर्म होगा। अब कंटिन्यूस चिप जो है वो कई बार मेरे लिए समस्या का विषय बन जाता है। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चिप। फर्स्ट, continuous chip without built up edge, इसको लिखते हैं BUE, built up edge। continuous chip without built up edge। राइट। और दूसरा होता है continuous chip with built up edge। continuous chip without built up edge और continuous chip with built up edge। अब बच्चों ये बिल्ट अप एज होता क्या है? ये फॉर्म होगा जब मटेरियल क्या होगा? बिल्टअप एज तभी फॉर्म होगा जब कंटिन्यूस शिप फॉर्म हो रही होगी, यानी कि बिल्टअप एज तभी फॉर्म होगा जब मटेरियल डक्टाइल होगा। जब आप मशीनिंग करते हो तो चिप और टूल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, वहां पे प्रेशर अप्लाई होता है। चिप जो है वो टूल के ऊपर और टूल जो है वो चिप के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, और साथ ही रिलेटिव मोशन होने के कारण वहां पे हीट भी जनरेट होती है। तो चिप और
टूल के बीच में हीट जनरेट हो रही है और प्रेशर है। इससे क्या होता है कि चिप का कुछ हिस्सा टूल के साथ वेल्ड हो जाता है, और ये जो वेल्डिंग है चिप और टूल की, इसी को हम कहते हैं बिल्ट अप एज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज बिल्ट अप एज। ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ ductile material, some part of chip is attached with tool due to high heat and pressure. High heat and pressure. दोस्तों, हाई हीट और प्रेशर के कारण चिप का कुछ हिस्सा टूल के साथ वेल्ड हो जाता है, इसी को हम कहते हैं बिल्ट अप एज। अब ये बताओ कि ये बिल्ट अप एज का जो फॉर्मेशन है ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है? चलो पहले अपन देख लेते हैं। हाँ, अनडिजायरेबल होगा, चलो ठीक है। अब ये बिल्टअप एज फॉर्म क्यों हो रहा है, कॉज क्या है बिल्टअप एज फॉर्मेशन का? जो बेसिक कॉज है बाद में अपन डिटेल में देखेंगे, पहले बेसिक कॉज अपन देख लेते हैं, कॉज ऑफ BUE। तो ये हो क्या रहा है, वेल्डिंग हो रही है, तो यानी कि इसका मतलब हाई हीट होगा। दूसरा, हाई कटिंग फोर्स होगा, हाई कटिंग फोर्स होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मटेरियल जो है वो डक्टाइल होगा। अब बच्चा, अब अपन ये समझते हैं कि ये बिल्टअप एज का फॉर्मेशन डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? बताओ। हाँ, क्या बता रहे थे सुबह की? सरफेस फिनिश नहीं होगा। क्यों सरफेस फिनिश क्यों नहीं होगा? टूल पे चिपक जाएगा। हाँ, तो टूल पे चिपका है ना। देखो क्या नुकसान है। BUE is highly undesirable, is highly undesirable। क्या कारण है? पहला, इट चेंजेस। अब ये जो बिल्टअप एज है वो क्या हो गया, टूल का हिस्सा बन गया ना, तो ये क्या कर रहा है, इट चेंजेस टूल ज्योमेट्री। मान लो कि मैंने जो टूल लिया था उसका रेक एंगल मैंने 7 डिग्री रखा था, अभी ये बिल्टअप एज बन गया तो वो 60 डिग्री से घट के 5 डिग्री हो जाएगा, यानी कि शार्पनेस टूल की कम हो जाएगी। अब अगर टूल ज्योमेट्री चेंज होगी बिकॉज ऑफ चेंज इन टूल ज्योमेट्री, because of change in tool geometry, there would be increase in कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली हीट बढ़ेगा। तो टूल ज्योमेट्री चेंज होने के कारण मेरा कटिंग फोर्स इंक्रीज होगा एंड इम्प्रॉपर सरफेस मिलेगी मेरे को वर्क की, क्योंकि जो वर्क की सरफेस प्रोड्यूस होती है वो भी टूल ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। तो बिल्टअप एज ने टूल ज्योमेट्री को चेंज कर दिया, तो कटिंग फोर्स यानी कि हीट बढ़ा दिया, और साथ ही साथ
सरफेस फिनिश को भी खराब कर दिया। क्या ये टूल की लाइफ पे कोई असर डालेगा? बिल्टअप एज क्या टूल की लाइफ पे असर डालेगा? क्यों कम करेगा? BUE reduces tool life drastically because फर्स्ट हीट जनरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? मेल्टिंग नहीं होगा, वियर रेट बढ़ जाएगा। तो पहला ये रिड्यूस कर रहा है बिकॉज इंक्रीज इन हीट, हीट बढ़ा रहा है जिसकी वजह से टूल लाइफ कम हो रही है। और क्या नुकसान कर दिया भाई, और क्यों टूल लाइफ कम हो गई? हीट के कारण तो समझ में आया। BUE आर नॉट स्टेबल। अब इस बात को समझो, BU जो बना है वो हमेशा टूल पे स्टेबल नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद वो BU टूल से निकल जाएगा। तो अच्छी बात होगी, निकल गया। जब वो निकलेगा तो अपने साथ में टूल का भी कुछ हिस्सा लेकर जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये बिल्टअप एज जो बना है वो कभी ना कभी रिमूव होने वाला है, लेकिन जब वो रिमूव होगा तो सिर्फ चिप ही नहीं रिमूव होगा, क्योंकि वो आपस में वेल्ड हो चुका है, एटॉमिक बॉन्ड बन चुका है। तो अब वो अपने साथ में टूल को भी लेकर जाएगा, जिसकी वजह से आपका टूल का वियर रेट बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ कंडीशंस टू eliminate built up edge। चलिए, पहला बिल्टअप एज को एलिमिनेट करना है तो कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? कटिंग फ्लूइड को दो काम करता है कटिंग फ्लूइड। एक तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है चिप और टूल की वजह से, जिससे हीट जनरेशन कम होगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं बिल्टअप एज फॉर्म हो रहा है तो क्यों फॉर्म हो रहा है? हाई हीट की वजह से। तो उसको कम करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? यूज ऑफ कूलेंट करना चाहिए, यूज ऑफ प्रॉपर कूलेंट करना चाहिए। कूलेंट नहीं बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कटिंग फ्लूइड। कूलेंट क्यों नहीं बोलते हैं उसको, कटिंग फ्लूइड क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि कटिंग फ्लूइड के बेसिकली तीन फंक्शन होते हैं। क्या क्या तीन फंक्शन होते हैं उसको भी नोट कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड: फर्स्ट, रिमूव हीट फ्रॉम मशीनिंग जोन। और क्या करता है? रिड्यूस ये फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल। और कुछ करता है? और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है क्लीनिंग ऑफ मशीनिंग जोन। तो बेसिकली अगर मैं काम कर कहूं तो ये इसके दो काम है, क्लीनिंग के और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का। क्लीनिंग क्या कर रहा है? हीट को क्लीन कर रहा है, हीट को अपने साथ में कैरी कर रहा है, और मशीन जोन को क्लीन कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? जब मशीनिंग हो रही है तो मशीन जोन पे बहुत सारा चिप इकट्ठा हो जाएगा, और जब चिप इकट्ठा हो जाएगा तो वो चिप क्या करेगा? चिप की हार्डनेस ज्यादा होती है कि वर्कपीस की हार्डनेस ज्यादा होती है? चिप की हार्डनेस ज्यादा होती है, हम जानते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण। तो वो जो चिप होगा वो मेरे वर्कपीस को नुकसान पहुंचाएगा। तो मशीनिंग जोन से चिप का रिमूवल एक इंपॉर्टेंट काम है जो कि मेरा कटिंग फ्लूइड करता है।
तो इसको हम कूलेंट नहीं बोलते हैं, कटिंग फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कूलिंग का काम नहीं कर रहा है, कूलिंग के साथ ही लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है और मशीनिंग जोन को क्लीन भी कर रहा है चिप से। इज इट क्लियर? चलिए, तो अभी मेरे को बिल्ट अप एज को अवॉइड करना है, तो सीधी सी बात है कि मेरे को कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, मेरे को यूज करना पड़ेगा चिप ब्रेकर, यूज ऑफ चिप ब्रेकर। क्योंकि जब लंबे चिप्स बनेंगे तो ही तो वो जाके टूल के साथ में चिपकेगा, तो चिप ब्रेकर जो है वो चिप को काटता जाएगा, तो बिल्टअप एज की फॉर्मेशन की संभावना कम हो जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया था कि कारण क्या है बिल्टअप एज फॉर्मेशन का, हाई हीट, हाई कटिंग फोर्स और डक्टाइल मटेरियल। तो मटेरियल तो वर्कपीस है, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब हाई हीट को एलिमिनेट करने के लिए मैंने कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल कर लिया, और डक्टाइल मटेरियल में चूंकि वो बन रहा था, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस चिप बन रहा था, इसलिए मैंने चिप ब्रेकर का इस्तेमाल कर लिया। अब अगला काम आता है रिड्यूस द कटिंग फोर्स, करेक्ट है? तो तीसरा फैक्टर होता है रेक एंगल अल्फा। रेक एंगल अल्फा जितना ज्यादा होगा, कटिंग फोर्स उतना कम होगा। तो अगर आप बिल्टअप एज नहीं चाहते हो तो रेक एंगल को क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम होना चाहिए। कटिंग, मैं अभी बिल्टअप एज की बात कर रहा हूं, ऑप्टिमम क्यों होना चाहिए मेरे भाई? हायर रेक एंगल, लोअर कटिंग फोर्स, यानी कि लोअर हीट, लोअर प्रेशर, सो द लेस चांस ऑफ बिल्टअप एज फॉर्मेशन। तो यदि आप बिल्टअप एज को रोकना चाहते हो तो रेक एंगल को ज्यादा होना चाहिए। ऑप्टिमम होना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बिल्टअप एज की। तो बिल्टअप एज को रोकने के लिए मेरा रेक एंगल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि अगर आप रेक एंगल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो टूल बहुत शार्प हो जाता है, तो उसके ब्रेक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अल्फा को ऑप्टिमम होना चाहिए, बहुत ज्यादा हम नहीं रख सकते। क्लियर है? लेकिन अगर हम बिल्टअप एज की बात कर रहे हैं तो हमको अल्फा को क्या करना है? बढ़ाना है। सिमिलरली फीड रेट को मैं बढ़ाऊंगा तो कटिंग फोर्स बढ़ेगा, फीड रेट को मैं बढ़ाऊंगा तो कटिंग फोर्स बढ़ेगा। तो फीड रेट क्या होना चाहिए? फीड रेट को क्या करना चाहिए? फीड रेट को कम होना चाहिए, अल्फा को ज्यादा होना चाहिए। एम आई क्लियर? चलो जी, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट बढ़ाओगे तो कटिंग फोर्स बढ़ेगा, और जब कटिंग फोर्स बढ़ेगा तो अगर बिल्टअप एज नहीं चाहिए तो डेप्थ ऑफ कट को कम करना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ कट कम होना चाहिए। तो अगर बिल्टअप एज को आपको अवॉइड करना है तो रेक एंगल को बढ़ाओ, फीड कम रखो, डेप्थ ऑफ कट कम रखो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको समझने की जरूरत है, कटिंग वेलोसिटी। व्हाट शुड बी द कटिंग वेलोसिटी? कम रहनी चाहिए, ज्यादा रहनी चाहिए? ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? हाँ भाई, कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो पावर कंजम्पशन क्या होता है? एफ सी इंटू वी सी। अगर वीसी को बढ़ाएगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगा, करेक्ट है? कम रखेगा तो टूल कट नहीं होगा, कम रखेगा तो अच्छा है, हीट कम जनरेट होगा। अभी हम काम करने की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं बिल्टअप एज को हटाने की। तो सही आंसर है आइदर वेरी लो और वेरी हाई। अब जरा समझो इस बात को, या तो कटिंग स्पीड आप बहुत कम रखो, बस कटिंग स्पीड बहुत कम रखोगे तो क्या होगा? कटिंग स्पीड आप कम रखोगे तो हीट कम जनरेट होगी, बिल्टअप वेव फॉर्मेशन की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा कर देता हूं कटिंग वेलोसिटी को, तब तो हीट और ज्यादा जनरेट होगा।
तब तो बिल्टअप एज फॉर्मेशन की संभावना और बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं लिखा हूं कि अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो बिल्टअप एज फॉर्म नहीं होगा। कारण, हाँ, क्योंकि क्या होगा, अगर मान ले कटिंग स्पीड आपने ज्यादा रखी, तो हम जानते हैं कि कटिंग स्पीड अगर जाता है तो चिप वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। चिप वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कांटेक्ट टाइम चिप और टूल के बीच का बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बिल्टअप एज फॉर्म नहीं होगा। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि कटिंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आइदर वेरी लो और वेरी हाई, तब तो आप इस ऑप्शन को टिक करोगे, करेक्ट है। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन ना लिखा हो, आपको लिखा है कि लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी, तो आप क्या टिक करोगे? नहीं, हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी, लो वेलोसिटी पे फॉर्मेशन हो सकता है। लो वेलोसिटी में कटिंग फोर्स तो लग ही रहा है ना, आपने वेलोसिटी कम किया है तो कटिंग फोर्स के कारण तो हीट जनरेट होगा ही। तो सही आंसर है वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटी। लेकिन अगर इन दोनों में से, लो और हाई में से अगर आपको सिर्फ टिक करना है, तो यू विल गो फॉर हाई वेलोसिटी। बहुत लो वेलोसिटी है तब भी चिप फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन चांसेस हैं। हाई वेलोसिटी, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी है तो फिर चिप बिल्टअप एज फॉर्मेशन की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। एम आई क्लियर? चलिए, अब अगर पूछा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर बिल्टअप एज फॉर्मेशन, तो क्या लिख देंगे अपन? कटिंग फ्लूइड नहीं यूज करेंगे, चिप ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेक एंगल कम रखेंगे, फीड रेट ज्यादा होगा, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगा, और वेलोसिटी जो है वो मीडियम होगी। ऐसा अगर आप रखते हो तो बिल्टअप एज का फॉर्मेशन होगा, नहीं रखते हो तो बिल्टअप एज फॉर्म नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ causes of discontinuous चिप। डिसकंटिन्यूस चिप मटेरियल क्या होता है? ब्रिटल, और साथ में इसको प्रमोट करता है हाई कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स ज्यादा होगा तो डिसकंटिन्यूस चिप और ज्यादा डिसकंटिन्यूस होगा और ज्यादा पाउडर के फॉर्म में आएगा। हाई कटिंग फोर्स, ठीक है। तो मटेरियल ब्रिटल हो गया। दूसरा, अब बताओ रेक एंगल क्या होना चाहिए? अरे प्रभु, कम होगा। रेक एंगल ज्यादा होगा तो एफसी कम होगा ना। डिसकंटिन्यूस के लिए आपको एफसी ज्यादा चाहिए, तो अल्फा कम होगा। डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होना चाहिए। डेप्थ ऑफ कट इधर देखो, हाई डेप्थ ऑफ कट, हाई कटिंग फोर्स, हाई फीड रेट, हाई कटिंग फोर्स, हाई रेक एंगल, लो कटिंग फोर्स। तो क्या होना चाहिए? डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगा, फीड रेट ज्यादा होगा, कटिंग वेलोसिटी का कोई असर नहीं पड़ता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, मशीनेबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी टू मशीन to machine the material with ease। जितनी आसानी से आप मटेरियल को मशीन कर पा रहे हो तो मशीनेबिलिटी उतनी अच्छी है। अब यहाँ पे 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म है। इवैल्यूएशन ऑफ मशीनेबिलिटी, जो इंटरव्यू के लिए और 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन ऑफ मशीनेबिलिटी, मेरे को कैसे समझ में आएगा कि मशीनेबिलिटी बिगड़ गई है? मशीनेबिलिटी इज नॉट गुड। अभी मेरे को कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। अरे काट नहीं पा रहा होगा, क्या होगा भैया? काट काट क्यों नहीं पा रहा है? हाँ, काट नहीं पा रहा मतलब क्या होता है? काट, मशीन है, फोर्स लगाओ कटेगा ही।
ज़्यादा फोर्स लगाओगे कट जाएगा, काहे नहीं कटेगा। पहला, सबसे पहले जब मशीनिंग शुरू करते हो सबसे पहले तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? वर्कपीस, टूल। मशीनिंग शुरू करोगे तो हाथ में क्या आएगा? हाँ, अरे मशीनिंग चालू कर दिया भाई, क्या मेजर करेगा अभी? तो पहला फैक्टर है चिप थिकनेस रेशियो, एस रेशियो। तो अगर कोई एक्सपर्ट ऑपरेटर है तो जैसे ही वो मशीन करेगा वो चिप को देख के ही डिसाइड कर लेगा कि भैया मशीनिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरे को करेक्टिव स्टेप लेने की जरूरत है। करेक्ट है। पहला ही उसको समझ में आ जाएगा चिप थिकनेस को देखकर, चिप को ऑब्जर्व करके। चलिए, चिप को ऑब्जर्व करके नहीं समझ में आया तो अब कैसे समझ में आएगा? तब तक तो टूल खराब हो चुका होगा, टूल का वियर रेट बढ़ गया, मतलब मशीनेबिलिटी खराब है। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते तो मैं टूल खराब कर चुका हूं। तो दूसरा तरीका है इंक्रीज। तुमने बोला ना कटेगा नहीं, कटेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज इन कटिंग फोर्स। ज्यादा कटिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, ज्यादा कटिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, इसका मतलब हीट भी ज्यादा जनरेट होगा, हीट भी ज्यादा जनरेट होगा और पावर भी ज्यादा कंज्यूम होगा। तो कटिंग फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑपरेटर को समझ में आ जाएगा कि भैया अपना मशीनिंग में कुछ दिक्कत है। ये तीनों एक ही पॉइंट है ना, कटिंग फोर्स, हीट और पावर। इनको तीन अलग अलग पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीट बढ़ने का कारण क्या है? कटिंग फोर्स बढ़ गया। पावर बढ़ने का कारण क्या है? कटिंग फोर्स बढ़ गया। तो बेसिकली एक ही कारण है, इंक्रीज इन कटिंग फोर्स। देन व्हाट? इतने पे भी समझ में नहीं आया तो सरफेस फिनिश। अब देख रहा है कि यार जो मेरे को रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश मिलनी चाहिए थी वर्क पीस की, वो नहीं मिल पा रही, मतलब मेरे को कुछ करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। इतने में भी नहीं समझ में आया तो फिर फाइनली वो अपने टूल का बर्बादी कर लेगा और फिर टूल लाइफ से उसको समझ में आएगा कि अब गड़बड़ हो गई है। राइट, तो दीज आर द फोर मेजर्स बाय विच वी मेजर की मशीनेबिलिटी इज गुड और बैड। चलिए, write down machinability index. Machinability index index that is given by VR, ठीक है, VR by VS into 100. Now VR is the cutting velocity of refer material for 20-minute tool life. क्या मतलब हुआ VR का? जिस मटेरियल का मेरे को मशीनेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, ठीक है, उस मटेरियल को मैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे मशीन करूंगा ताकि मेरे को जो टूल लाइफ मिले
वो 20 मिनट मिले। vs is the cutting velocity for 20 minute tool life of B112 steel। B112 स्टील। B112 स्टील को मशीन करने के लिए किस कटिंग वेलोसिटी पे मेरे को 20 मिनट टूल लाइफ मिलेगी, वो मेरे को हैंडबुक से मिल जाएगा। और जिस मटेरियल को मेरे को मशीन करना है उसके लिए 20 मिनट टूल लाइफ के लिए कितना वेलोसिटी रखना है, उससे मेरे को मशीनेबिलिटी इंडेक्स मिल जाएगा। जितना ज्यादा मशीनेबिलिटी इंडेक्स मिल रहा है, क्या समझ में आएगा उससे? वो मटेरियल को मशीन करना उतना आसान है। क्योंकि मशीनेबिलिटी इंडेक्स कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब वी आर ज्यादा होगा, यानी कि आप वेलोसिटी ज्यादा बढ़ा रहे हो लेकिन टूल लाइफ आपको अभी भी उतना ही मिल रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इसको आप आसानी से प्रोडक्टिवली कट कर सकते हो फॉर अ फिक्स्ड टूल लाइफ। तो हायर द मशीनेबिलिटी इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल मोर इजी टू मशीन है। क्लियर हुआ ये? चलिए, टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। व्हाट इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल? देखो, मैंने हम पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई कटिंग टूल लेते हो उसमें एक से ज्यादा कटिंग एजेस होते हैं, करेक्ट है? वो कटिंग एजेस जहां पे मिलते हैं उसको हम एक पॉइंट बोलते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसका मतलब मेरे को एक ही पॉइंट मिल रहा है। एक ही पॉइंट मिल रहा है, मतलब एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे दो कटिंग एजेस मिल रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कहाँ इस्तेमाल होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का? हाँ, किसमें? लेथ में। कौन से ऑपरेशन में? लेथ में तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपन। जो एप्लीकेशंस होता है वो टर्निंग में होता है, बोरिंग में होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्निंग एंड बोरिंग? क्या अंतर होता है टर्निंग और बोरिंग में? टर्निंग क्या होता है? टर्निंग होता है डायमीटर को घटाना, बोरिंग होता है डायमीटर को बढ़ाना। तो मशीनिंग तो मटेरियल रिमूवल ऑपरेशन है, तो डायमीटर को बड़ा कैसे करेगा ये? टर्निंग डिक्रीजेस डिक्रीजेस आउटर डायमीटर को डिक्रीज करता है, और बोरिंग क्या करता है? इंटरनल डायमीटर को इंक्रीज करता है। कुल मिला के दोनों ही सेम ऑपरेशन है। एक आउटर सरफेस पे किया जा रहा है, आउटर सरफेस पे करोगे तो क्या होगा? आउटर डायमीटर कम होगा। इनर सरफेस पे करोगे तो क्या होगा? इनर डायमीटर बढ़ेगा। दोनों ही सेम ऑपरेशन है। शेपिंग में भी हम सिंगल पॉइंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। प्लेनिंग, इसके अलावा और बहुत सारे ऑपरेशन है, मैं सबने दिखा रहा। थ्रेड कटिंग हो गया, नर्लिंग हो गया, सब जगह पे अपन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चार हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। तो टर्निंग, बोरिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, इन सब जगह पे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब बच्चे, जो टूल होता है ना, उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। वो सारे एंगल अपन लिख लिख के देंगे ना, तो मेरा काम बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? उसके लिए मैं यूज करता हूं टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर। अब टूल सिग्नेचर, हम सिंगल पॉइंट टूल को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन टाइप के टूल सिग्नेचर यूज करते हैं। वन, एएसए, नोट कर लो, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, एएसए। एसोसिएशन,
अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, दूसरा होता है ओआरएस। ओआरएस का गोल नहीं है ये। ओआरएस स्टैंड्स फॉर ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम and then we have NRS, normal rake system। नॉर्मल रेक सिस्टम नॉर्मली एएसए या ओआरएस का ही हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एएसए सिस्टम का सिग्नेचर अपन देखते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो यहां पे ये लिखा हुआ है डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री और 0.5, राइट। ये 0.5 जो है ये है नोज रेडियस, करेक्ट है। आपको याद कैसे रखना है, ये सारे एंगल्स हैं, ये एंगल मैं याद करने जाऊंगा तो मेरे को दिक्कत होगा। ये 0.5 मतलब ये मेरे को कोई डायमेंशन बता रहा है, तो ये 0.5 जो है वो मेरे को दे दिया नोज रेडियस। क्लियर। अब नोज रेडियस के बाद में एक एंगल है, ठीक है। नोज रेडियस के बाद में जो एंगल है उसमें आप लिखो साइड, बस आप साइड लिखो, ठीक है। कौन से एंगल पे लिखा आपने साइड? हाँ 30 डिग्री पे। 30 डिग्री के बाद कौन सा एंगल है? 10 डिग्री, इसको छोड़ दो। फिर आओ 7 डिग्री पे। 7 डिग्री पे फिर से लिख दो साइड, राइट। 7 डिग्री 30 पे लिखा आपने, 10 को छोड़ दिया, 7 पे हमने साइड लिख दिया। कहां पे? ये 7 पे हमने साइड लिख दिया, ये 7 को छोड़ दो, 10 पे आ जाओ, 10 पे फिर से लिख दो साइड। क्लियर, बात समझ में आई? नोज रेडियस समझ में आया? नोज रेडियस के बगल वाला एंगल जो है वो साइड है, उसके हर अल्टरनेट एंगल साइड साइड है। अब ये साइड के नाम याद रखने। जो नोज रेडियस के पहले जो आपने लिखा है वो है साइड कटिंग एज एंगल, SCEA। एम आई क्लियर? ये जो पहला साइड था वो था साइड कटिंग एज एंगल। अब ये साइड के बाद वाला जो एंगल होगा ये भी होगा एंड कटिंग एज एंगल। ये था साइड कटिंग एज एंगल, तो ये भी होगा कटिंग एज एंगल, लेकिन इसका नाम है एंड कटिंग एज एंगल। यहां पे आपने क्या लिखा था फिर? साइड। अब ये साइड के आगे लिख दो क्लियरेंस एंगल। अब इसके बाद वाला जो एंगल होगा वो भी होगा क्लियरेंस एंगल, बट दैट इज एंड क्लियरेंस एंगल, करेक्ट है। अब ये आखिरी वाला जो साइड आया इसको आपने लिख दिया रेक एंगल। अब इसके बाद वाला जो एंगल होगा वो भी रेक एंगल ही होगा, बट दैट इज बैक रेक एंगल। एम आई क्लियर? सिंपल है। 0.5 यहां पे आया साइड। साइड क्या? साइड कटिंग एज एंगल, तो ये भी कटिंग एज एंगल होगा। कौन सा? एंड कटिंग एज एंगल। अब फिर आएगा साइड क्लियरेंस एंगल, ये हो गया एंड क्लियरेंस एंगल। फिर आया साइड रेक एंगल, तो ये हो गया बैक रेक एंगल, बैक रेक एंगल, राइट। चलिए, दैट इज द टूल ज्योमेट्री इन अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम। अब ये जो टूल होता है वो प्लेन नहीं होता है, उसकी सरफेसेस हर साइड से इंक्लाइंड होती हैं, तो उसको हम ये करते हैं कि कितना इंक्लिनेशन है, करेक्ट। इसका यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो तुमको एंगल्स वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं समझाने जाऊंगा तो मैं प्रॉपरली समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि पूरा ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन है। वो बेसिकली क्या होता है कि
कोई भी टूल जो है आप एक बार हाथ में लेके के देखोगे, एक मिनट, अलग अलग साइड्स उसकी जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में इंक्लाइंट है ना, तो कितने डिग्री से इंक्लाइंट है और किस प्लेन के साथ वो इंक्लिनेशन है, ये वो एंगल मेरे को बता रहा है। मतलब ये एंगल अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं उसके हिसाब से टूल को बना सकता हूँ। टूल की ज्योमेट्री को क्रिएट करने के लिए ये एंगल्स रिक्वायर्ड है। मेरे को टूल कैसे बनाना है वो मेरे को तब तक नहीं मालूम चलेगा जब तक मेरे पास टूल ज्योमेट्री नहीं आएगी, और टूल ज्योमेट्री आएगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि टूल में कौन कौन से एंगल कितने डिग्री के हैं। करेक्ट है। चलिए अब एएसए के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज ओआरएस। ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। सात सात 10 30, 7 7 10 30। अच्छा, यहाँ पे नोज रेडियस जो एएसए में होता है दैट इज गिवन इन द इंच, और ओआरएस में नोज रेडियस होता है एमएम में। आई अल्फा। कितने एंगल थे एएसए में? 6 एंगल थे। यहाँ पे भी 6 एंगल है। करेक्ट है। इन 6 एंगल्स में से ये 3 एंगल 7 7 और 10, इट इज अनचेंज्ड, यानी कि ये एएसए और ओआरएसएल में सेम रहेंगे। चेंज क्या हो रहा है, जहां पे 6 डिग्री था वहां पे आई आ गया, और जहां पे 10 डिग्री था वहां पे अल्फा आ गया, और एक एंगल आया बीटा। करेक्ट है। अब बच्चों मेरे पास अगर टूल ज्योमेट्री मेरे को दी हुई है, टूल ज्योमेट्री अगर मेरे को एएसए में दी हुई है तो मैं उसको ओआरएस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? ये 3 एंगल जो है उनको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। मेरे को फाइंड आउट करना है यहाँ का नंबर आई, अल्फा और बीटा। तो अपन इसको लिखते हैं, जो पहला नंबर है इसको हम लिखते हैं अल्फा बी, बैक रेक एंगल। राइट। इसको हम लिखते हैं अल्फा एस। अल्फा एस बोले तो साइड रेक एंगल, और इसको हम लिख लेते हैं साई, साइड कटिंग एज एंगल। करेक्ट है। अल्फा बी, अल्फा एस और साई, ये 3 चीज मेरे को एएसए सिस्टम में मिल गई, और 3 चीजें मेरे को यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो क्या ये संभव है? संभव होगा तो कब संभव होगा? तीन इक्वेशन मिलेंगी, तो पहली इक्वेशन आपको मिल गई बीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस साई। करेक्ट है। तो बीटा का वैल्यू आपको मालूम चल गया। यहाँ पे कितना था? 30, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 60। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद की 2 रिलेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। बीटा मिल गया, अब क्या निकालना है?
आई और अल्फा। आपके पास गिवन क्या है, एएसए सिस्टम से, एएफए सिस्टम से आपको अल्फा बी मालूम है, अल्फा बी मालूम है, अल्फा एस मालूम है और साई मालूम है। करेक्ट है? एम आई क्लियर? चलो, तो ये फॉर्मूले से मेरे को क्या मिल गया, 10i मिल जाएगा, आई निकाल लूंगा यहां से, अल्फा निकाल लूंगा। इज इट क्लियर बच्चा लोग? अभी आप देखो तो कितने रेक एंगल हो गए, 3 रेक एंगल हो गए, साइड रेक एंगल, बैक रेक एंगल, और यहां पे रेक एंगल। दिस एंगल इज नोन एज ऑर्थोगोनल रेक एंगल अल्फा। क्लियर? अभी तक हम लोग रेक एंगल की बात कर रहे थे, फॉर्मूले में हमने कई जगह रेक एंगल को इस्तेमाल किया। जब हम लोग मर्चेंट सर्कल ड्रॉ कर रहे थे तो वहां पे अल्फा क्या था, वहां पे जो हम अल्फा यूज कर रहे थे, दैट अल्फा वाज नथिंग बट द ऑर्थोगोनल रेक एंगल, दैट वाज ऑर्थोगोनल रेक एंगल। सिंपली अगर मैं अल्फा बोलता हूं तो मेरे को ऑर्थोगोनल रेक एंगल चाहिए। एम आई क्लियर? अब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से दीजिएगा। मेरे को टूल सिग्नेचर एएसए में दिया हुआ है और मेरे को कटिंग फोर्स निकालने के लिए बोला है, जिसके लिए मेरे को अल्फा की जरूरत है। तो मैं अल्फा की वैल्यू क्या लूंगा, 6 डिग्री या 10 डिग्री? ना 6 डिग्री ना 10 डिग्री, मैं यूज करूंगा ये फॉर्मूला और यहां से कैलकुलेट करूंगा अल्फा। इज इट क्लियर? नॉर्मल टर्म में अगर आप ना कैलकुलेट करना चाहो तो अप्रोक्सीमेट रिलेशन होता है कि अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा बी, लेकिन ये आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलिए, अल्फा आ गया आपके हाथ में, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग आई, जिसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल दैट इज ऑलवेज 0। अगर ऑर्थोगोनल कटिंग होगी तो 10i हमेशा 0 होगा। इज इट क्लियर? अगर आपको टूल सिग्नेचर ओआरएस में दिया है तो आप अल्फा कैसे निकालोगे? तो कुछ करना ही नहीं, सेकंड नंबर जो है वो मेरे को अल्फा मिल गया। अगर एएसए में दिया है तो फिर फॉर्मूला यूज करके आप अल्फा निकाल लोगे। अब आखिरी पॉइंट, पता कैसे चलेगा कि एएसए है कि ओआरएस है? लिख के देता नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, कई बार तुमको मैं एक चीज बताऊं और ये भी कर देता है कि एमएम और इंच नहीं लिखता है। एमएम और इंच लिख दिया तो आप पहचान लोगे। करेक्ट है, एमएम और इंच नहीं लिखा तो कैसे पहचानोगे? नोज रेडियस के बगल वाला नंबर देखो, बीटा। अगर देखो ओआरएस में होगा तो ये बीटा होगा, और बीटा की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी 60 टू 90। तो अगर यहां पे मेरे को 70 डिग्री लिखा हुआ है तो आई विल कम टू नो ओआरएस है। यहां पे क्या लिखा होगा तो जो मैं मानूंगा इसको एएसए। हाँ, 0 टू 60 नहीं, 30, 90 होगा तो 0 आ जाएगा, 60 होगा तो क्या रिलेशन है, 90 माइनस साई, है ना? तो साई अगर मैंने 90 रख दिया तो साई 0 हो जाएगा, और इसको मैं 60 रखता हूं तो साई 30 हो जाएगा। तो आप सेकेंड नंबर देखिए, अगर ये 0 से 30 है तो इसका मतलब आपका टूल सिग्नेचर एएसए में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करिए।
पढ़ने में आ रहा है? नहीं आ रहा, कट रहा है। आ रहा है पढ़ने में कि डिक्टेट कर दूं? हाँ, हो जाएगा, सॉल्व करो फटाफट। टूल्स के नीचे इसमें क्या लिख दिया हुआ है? ऐसे में है, अगर नहीं लिखा होता तो नहीं, क्यों कंफ्यूजन होता? पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ तो ऐसे में मैंने इंच लिखवाया क्या? एक मिनट यार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मैं गलत तो नहीं लिखवा दिया। नोज रेडियस इन से यूनिट नहीं, ये गलत, इसमें गलत किया है। ए से इज इंचेस, ए से मैंने इंचेस ही लिखा है ना? हाँ करेक्ट है, यहाँ पे गलत दिया, यहाँ पे गलत दिया, ए से में इंचेस में ही है। राइट, चलो ठीक है। टूल अंडरस्टैंड क्या क्या दिया है डेटा, पहले मैं नोट कर लेता हूँ। T1 दिया है 0.2 mm, विड्थ है 2.5 mm, where use the side rake angle of the tool was so chosen that the machining operation could be approximated to be orthogonal cutting। क्या मतलब हुआ इससे? 10i इक्वल टू 0 होगा। राइट, आगे क्या बोलता है? सच दैट द ऑपरेशन द टेंजेंशियल कटिंग फोर्स, टेंजेंशियल कटिंग फोर्स मतलब क्या? एफ सी या एफ टी? एफ टी होना चाहिए ना, टेंजेंशियल है तो एफ टी होगा। नहीं, ये एफ सी है। एफ सी क्यों है कि देखो, हम टर्निंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कटिंग वेलोसिटी क्या होती है? रोटेशनल स्पीड होती है, और टूल जो होता है वो टेंजेंशियल होता है। करेक्ट है, तो ये कटिंग फोर्स दिया है, थ्रस्ट फोर्स नहीं दिया है। ये बेवकूफ़ी बहुत लोग करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं टेंजेंशियल, तो एफ टी मान लिया। इट इज़ नॉट एफ टी, इट इज़ एफ सी। क्लियर हुआ क्यों एफ सी है? बात समझ में आई? देखो, ये आपका टूल रोटेट कर रहा है, और ये आपका, सॉरी, ये आपका जॉब रोटेट कर रहा है, और ये आपका टूल है। तो टूल जो है वो, उसकी वेलोसिटी आपके वर्क पीस के टेंजेंशियल है। तो एफ सी मेरे को दे दिया 1177, इसके बाद एंड थ्रस्ट फोर्स दिया हुआ है एफ टी, दैट इज 560 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द साइड रेक एंगल, कैसे निकालोगे बताओ? फॉर्मूला 10i का क्या है? मैं कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मूला तुमको याद करना है ना, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, दैट यू नीड टू मेमोराइज। कुछ कुछ फॉर्मूले अपने को याद रखने पड़ेंगे, वैसे यूज में कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए याद रख लो। बेकार सा फॉर्मूला है, थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन एक फॉर्मूले को याद रखोगे ना तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? 10i, 10 अल्फा बी कॉस साई, 10 अल्फा बी साइन साई, माइनस की जगह प्लस, अल्फा एस साइन की जगह पे कॉस। राइट, चलो तो यहां से अब तुम निकाल सकते हो क्या चीज? तुमको अल्फा बी दिया हुआ है, राइट, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो अल्फा एस। बोलो क्या वैल्यू आ रही है अल्फा एस की? एक मिनट चेक कर ले। हाँ,
देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अ, क्या निकालना है मेरे को? साइड रेक एंगल निकालना है। और साइड रेक एंगल कितना है आपका? 1 मिनट में बता देता हूँ। प्रोडक्शन अल्फा एस इज गोइंग टू बी 12 डिग्री। ठीक है, चलो। तो आ गया ना आप? सीधे से फॉर्मूले से निकाला था, कोई दिक्कत तो था नहीं। तो अब मेरे को मिल गया अल्फा एस इक्वल्स टू 12 डिग्री। तो ये वाला पार्ट बन हो गया। अभी क्या बोल रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट रेक सरफेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, मतलब मेरे को लैम्डा निकालना है। मेरे को एफ सी और एफ टी पता है, ठीक है। दिस इज एफ सी, this is ft, this is r, and this angle is lambda minus alpha. So I got 10 lambda minus alpha equals to ft divided by fc. ft and fc both is given to me. अभी अननोन क्या है? अल्फा और लैम्डा दोनों अननोन है। अल्फा को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ये फॉर्मूला मेरे पास में है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 13 पॉइंट, अल्फा इज 13.8। कई किताब में ये लोग क्या करते हैं कि अल्फा बी को लगभग बराबर मान के कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल तरीके में आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, विच इज गोइंग आउट टू बी 13.8। इज दैट क्लियर? चलो जी, अल्फा मिल गया। अल्फा मिल गया तो अब एफ टी एफ सी मालूम है, लैम्डा निकाल सकता हूं। क्या आया लैम्डा? 39.24। सो म्यू इज इक्वल्स टू 0.81। हो गया बच्चों ये। अब मेरे को चाहिए डायनामिक शेयर स्ट्रेंथ। क्या फॉर्मूला है? एफ एस इक्वल्स टू टाउ एस इंटू ए एस, राइट। अब एफ एस इज इक्वल्स टू आर कॉस 5 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा। लैम्डा इज नोन, अल्फा इज नोन। मेरे ख्याल से यहां पे आपको लगाना पड़ेगा। 0.2 mm दिया हुआ है। यहां पे अज्यूम लिखा नहीं है ना क्वेश्चन में, देख लेता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा, और कुछ तो मेरे को दिख नहीं रहा। यहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ईएससी का है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अज्यूम अर्न्स्ट मर्चेंट की। और कोई तरीका तो मेरे को दिख नहीं रहा है फाई को कैलकुलेट करने का, तो फिर मेरे को अब अननेसेसरी, मतलब ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा अर्न्स मर्चेंट वैलिड। अब अर्न्स मर्चेंट को वैलिड मान लोगे तो फाई मिल जाएगा। 2 5 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2। बेटा ये देखो, ये स्टेटमेंट लिखने से पहले यू हैव टू बी श्योर कि नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल। तो यहाँ पे जितना डेटा था वहां पे ये निकल पाना मेरे को संभव नहीं दिख रहा, तो मेरे को यहाँ पे मानना पड़ा, क्योंकि ये सही फॉर्मूला नहीं है। सही फॉर्मूला क्या होता है? टेन फाइव इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा। तो वहां पे मेरे को T2 दिया हुआ नहीं था, तो उस फॉर्मूले को मैं यूज कर नहीं पाऊंगा। तो अब मैं यहां से निकाल लेता हूं फाइव की वैल्यू, एंड फाइव की वैल्यू आ रही है 32.15। अब एफ एस आप निकाल लोगे,
यस नो? एफ एस आप निकाल लोगे, ए एस आप निकाल लोगे। ए एस का क्या फॉर्मूला है? डब्ल्यू टी वन अपॉन साइन फाइव। डब्ल्यू दिया है, टी वन दिया है, फाइव आपने अप्रोक्सीमेट कर लिया है, टाउ एस आप निकाल लोगे। तो डायनामिक शेयर स्ट्रेंथ इज, अब मैं नियरली लिख रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअल नहीं है, तो नियरली जो मेरे को टाउ एस की वैल्यू मिल रही है दैट इज 743.5 एमपी। अच्छा, ये इसको हम डायनामिक शेयर स्ट्रेंथ क्यों बोलते हैं? शेयर स्ट्रेंथ क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये मशीनिंग के दौरान चेंज होता जा रहा है। क्योंकि जो मेरे पास जो मटेरियल था उसकी शेयर स्ट्रेंथ कुछ और थी, और जो चिप मेरे को मिला उसकी शेयर स्ट्रेंथ कुछ और है, तो मशीनिंग के दौरान शेयर स्ट्रेंथ बदल रही है, हेंस इट इज कॉल्ड डायनामिक शेयर स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? तुम लोग को जो एक्सरसाइज बोला था किए नहीं किए? क्या बोला था एक्सरसाइज? भूल गए? भूल गए? कर बेटा, बहुत जरूरी है। तुम लोग फिर से थोड़ा क्लास में रेगुलर रहा करो प्रभु लोग। सुबह उठ के बोलना है आई एम द बेस्ट। मैं गेट निकालने जा रहा हूँ, और गेट निकालने के लिए मैं पूरी मेहनत करने जा रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है गेट निकालने के सिवा। और जब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन आई एम सेइंग आई एम द बेस्ट, इट डज नॉट मीन आई एम सेइंग समबडी एल्स इज फूल। आई एम द बेस्ट। और ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारे अंदर के जो डाउट्स हैं वो तुमको निगेटिव एनर्जी की तरफ लेकर जाएंगे। और मेरी एक बात को ये मान के रखना बेटा हमेशा, कि हर इंसान इंडिविजुअल है, हर इंसान यूनिक है, और हर इंसान में कुछ ना कुछ करने की क्षमता होती है। बस दिक्कत ये होती है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं हैं और उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो आई एम द बेस्ट बोलो, और इसमें कभी घमंड का फीलिंग मत करना कि मैं घमंडी हूं कि आई एम द बेस्ट बोल रहा हूं। मैं आई एम द बेस्ट बोल रहा हूं कि कल से बेटर मैं आज हूं। कल मैंने 6 घंटे पढ़ाई की थी, आज मैं 6.5 घंटे पढ़ाई करूंगा। हेंस आई एम द बेस्ट। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि मेरा कंपटीशन किसी और के साथ करने से मैं पागल हो जाऊंगा या अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मैं एक एक्स बंदे को मान लेता हूं, मैं उससे compete करता हूं, तो क्या होगा? या तो मैं उससे आगे निकल जाऊंगा, तो मैं एरोगेंट हो जाऊंगा, अरे देख ये इतना पढ़ता था मैं उससे आगे निकल गया, मेरा भला हुआ क्या? या मैं उससे आगे नहीं निकल पाऊंगा, तो मेरे को क्या लगेगा, यार मैं तो चंपू हूं यार। मैं हूं, मैं ही सिर्फ मैं हूं और कोई दूसरा नहीं है। तो compete तो करना है, लेकिन अपने आप से। टेस्ट का नंबर देखो अपना, देखो दूसरे का नहीं। टेस्ट का नंबर देखो अपना और पिछले टेस्ट का, एंड देन यू रियलाइज किसी और के नंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब गेट में मैं बोलता हूं कि 90 से ऊपर ले आओगे भैया तुम डेफिनेटली किसी भी पीएसयू में सेलेक्ट हो जाओगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 90 से ऊपर तुम्हारा आ जाएगा, तुमका ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी। हो सकता है कोई भगवान आके बैठ जाए, वो 98 नंबर ले आए भी हैं लोग, उसको तुम रोक नहीं सकते, लेकिन तुम 90 के ऊपर ले आए तो ये मेरी गारंटी है कि अब ऐसा कोई पीएसयू नहीं है, ऐसा कोई आईटी नहीं है जहां से तुमको कॉल नहीं आएगी। पर ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम 99 ले आए, कोई बंदा 99.1 ले आएगा, क्या कर लोगे तुम उसका? लोग मेरे को बोलते हैं कि 100 के अंदर कैसे आना है, मेरे को पता है, मेरे को नहीं पता 100 के अंदर कैसे आना है, मेरे को पता है 70, 80, 90 कैसे पहुंचना है। बात समझ में आ रही है? 100 के अंदर आके क्या ही करूंगा? 70, 80, 90 पहुंचूंगा तो मैं आराम से अच्छी रैंक लेकर आऊंगा, और जो लाया जा सकता है। गेट बहुत आसान इम्तहान है, एज कम्पेयर टू तुम लोग के यूनिवर्सिटी की तुलना में तो बहुत आसान है। यूनिवर्सिटी में तो इतना याद करना पड़ता है यार दिमाग में, और वो भी बिना समझे याद करना पड़ता है, तो दिमाग का कचरा हो जाता है पूरा। यहाँ तो जितना है एकदम सिंपल है, समझो और आगे बढ़ो। कुछ कुछ टॉपिक है जहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, बहुत कम है वो, बहुत कम है वो। चलो ठीक है, फिर परसों डिस्कस करते हैं। और फिर मेरी एडवाइस है लाइफ